ओके, आगे देखिए बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? ऐसे टूल्स जो हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स जो भी होंगे वो बनाने में हेल्प करेंगे। हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के एंजाइम्स का, लाइक हम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का, पॉलीमरेजेस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, लाइगेज एंजाइम्स का मैंने आपको ऑलरेडी यूज बताया भी था क्या करता है। वेक्टर्स हम यूज करते हैं बच्चों। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स ऐसे डीएनए या आरएनए हैं जो आपके डिजायर्ड जीन को कैरी करेंगे, आपके डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल तक लेकर के जाएंगे, वो होते हैं वेक्टर्स। उसके बाद हम यूज करेंगे बच्चों होस्ट सेल्स का। एंड आई टोल्ड यू कि होस्ट सेल कोई प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकती है या कोई यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। रेस्ट्रिक्शन एंड जो एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या बच्चों बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी हुई है आपको क्लियरली दिखाई दे रही है? रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा अननेसेसरी? नो सर। ठीक है, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 1963 के अंदर बच्चों दो एंजाइम्स के बारे में पता किया गया जो कि ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट थे। किसमें प्रेजेंट थे? ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट थे। अब ये क्या कर रहे थे? वायरस की ग्रोथ को रोक रहे थे। कैसे? क्या कहानी क्या थी? तो बच्चों मान लीजिए यहां पे एक यू कैन से एक बैक्टीरिया है दैट इज ई कोलाई, और इस ई कोलाई बैक्टीरिया का ये इसका खुद का डीएनए है, ठीक है ना। इस पे नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको यही चीज अलग से समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए बच्चों दिस इज योर बैक्टीरिया ई कोलाई, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया खुद का डीएनए है। सॉरी, ई कोलाई बैक्टीरिया और ये बच्चों उसका डीएनए है। मान लीजिए इस बैक्टीरिया पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, हियर इज दी वायरस, और वायरस का नाम है बच्चों, क्योंकि बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरसेस को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वायरस ने बैक्टीरिया पे अटैक किया और इस वायरस ने अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल था, जो भी डीएनए था, वो डीएनए मान लो ये डीएनए है, इस सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वायरस का डीएनए बच्चों दिस इज वायरल डीएनए ई कोलाई सेल के अंदर आ चुका है। अब ई कोलाई का जो डीएनए है वो इसको खत्म करने के लिए एंजाइम बनाएगा, ठीक है ना। तो मान लो बच्चों कि ई कोलाई के डीएनए ने एक स्पेशल एंजाइम रिलीज किया, ये वाला। इस एंजाइम का नाम क्या रखा गया बच्चों? ये जो सॉरी, ये जो एंजाइम है ये इस डीएनए के ऊपर अटैक करेगा। ये इस एंजाइम की खास बात साइंटिस्ट लोगों ने ये नोटिस की कि ये एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करके उसी के ऊपर कट लगा देता है। और ये बच्चों इतना शरीफ है कि वो सीक्वेंस इसको कहीं मिल जाए, नियम का इतना पक्का है कि वो सीक्वेंस, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कहीं भी मिल जाए, किसी भी डीएनए में मिल जाए, वहां पे कट लगा देगा, चाहे वो सीक्वेंस इसको यहां पे मिल जाए और चाहे इसके खुद के डीएनए में मिल जाए। नियम बदलेगा नहीं अपने किसी के लिए भी, ठीक है ना। सो बच्चों मान लो कि इसकी जो सीक्वेंस है जिसपे भी कट लगाता है वो सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे जाकर के क्या करेगा, यहाँ पे कट लगा देगा और इस वायरल डीएनए को तोड़ देगा बीच में से, ठीक है। अब ये डीएनए तो, वायरस का डीएनए तो खत्म हो गया क्योंकि इसने बीच में से इसको चॉप अप कर दिया।
मैंने बताया कि अगर वही सीक्वेंस इसके खुद के डीएनए पे प्रेजेंट हो, मान लो वही सेम सीक्वेंस बच्चों यहां पे प्रेजेंट है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये अपने ही डीएनए के ऊपर भी कट लगा सकता है, राइट? ये खुद के डीएनए के ऊपर अटैक कर सकता है, उसे चॉप कर सकता है। तो बैक्टीरिया नहीं चाहता कि ऐसा करे, उसका ही सोल्जर उसी के डीएनए को खत्म करे, बैक्टीरिया ऐसा नहीं चाहता। तो बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, जब वो इस एंजाइम को बनाता है, इसी के साथ साथ एक और एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मिथाइलेज। क्या नाम है बच्चों? मिथाइलेज। ये मिथाइलेज क्या करेगा, मान लीजिए ये मैं ऐसे दिखा देता हूं, मिथाइलेज। मिथाइलेज का काम होता है कि इस एंजाइम की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसे ये पहचानता है, उस सीक्वेंस को मिथाइलेट कर दे। मान लो कि इसके डीएनए के अंदर यहां पे वो सीक्वेंस है, तो मिथाइलेज इस सीक्वेंस को पहले ही थोड़ा सा चेंज कर देगा, यहां पे ना मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर देगा बच्चों। क्या ऐड कर देगा? मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर देगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि इसका ये जो एंजाइम था जो इसने शुरू में बनाया था, ये एंजाइम वायरस के डीएनए को तो खत्म कर देगा, लेकिन सेम सीक्वेंस अगर यहां पे भी प्रेजेंट है और ये एंजाइम जब इसके डीएनए के पास आएगा तो ये समझेगा कि यार ये वो सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसका तो मिथाइलेशन हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इस वाली सीक्वेंस नहीं रही वो, तो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये मॉडिफाई हो चुके, राइट। तो बैक्टीरिया का डीएनए बड़ा स्मार्ट है, वो अपनी सीक्वेंस का मिथाइलेशन करवा लेता है ताकि उसका ये सोल्जर उस सीक्वेंस पे अटैक ना करे, वो सिर्फ वायरस वाली उस सीक्वेंस के ऊपर अटैक कर दे। इस तरीके से ये काम करता है। तो एक एंजाइम तो यहां पे हो गया आपका मिथाइलेज, और दूसरा एंजाइम है बच्चों ये जिसका नाम अभी तक मैंने नहीं बोला, जानबूझ के। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसका नाम अब हमें बनाना है। देखिए ये एंजाइम क्या कर रहा है बच्चों, डीएनए को कट कर रहा है, राइट। डीएनए के ऊपर कट लगा रहा है। डीएनए क्या होता है? डीएनए आरएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड, और क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहा है, इसको कट कर रहा है, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियेज। न्यूक्लिक एसिड पे कट लगाने वाले एंजाइम को बोल दिया हमने न्यूक्लियेज। अब कट कहां पे लगा रहा है? डीएनए के बाहर लगा रहा है, टर्मिनल पे लगा रहा है, कि डीएनए के अंदर लगा रहा है? हमने देखा कि अंदर कट लगा रहा है, तो हम बोलेंगे इसे अंदर लगा रहा है, तो एंडो वर्ड और जोड़ देंगे साथ में, राइट। तो ये हो जाएगा एंडो न्यूक्लियेज। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो एंडो न्यूक्लियेज है ये वायरस की ग्रोथ को रोक रहा है, वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और क्योंकि ये वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, हम इस एंजाइम को बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सो इस तरीके से बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई। क्या कहानी समझ में आई आपको? ये यस सर। ओके बच्चों, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेट किया गया था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज दैट वाज आइसोलेटेड, ये कौन सा था? इसका नाम था बच्चों हिंद 2। हिंद 2 ये नाम याद रखना है। कब आइसोलेट हुआ था? ये आइसोलेट हुआ था बच्चों 1968 में। आपका सवाल ये आ सकता है कि सर ये सबसे पहले अगर आइसोलेट हुआ तो इसे हिंड 1 क्यों नहीं बोला गया, हम इसे हिंड 2 क्यों बोल रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि पहले तो 1 आता है ना, पहले 1 आएगा फिर 2 फिर 3, तो आपने 2 क्यों बोला? अगर इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई है, इसको तो आपको हिंड 1 बोलना चाहिए। बच्चों हम इसे हिंड 1 इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हिंड 1 जो था ना वो भी एंजाइम हमने डिस्कवर किया था, लेकिन जब हमने उसको चेक किया तो वो एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा था।
हिंड 1 एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी शो ही नहीं करा था, वो शो करा था एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। वो बाहर की तरफ कट लगा रहा था, वो डीएनए के टर्मिनल पे कट लगा रहा था। और बच्चों याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत ही कम यूज करते हैं एक्सोन्यूक्लियस को। हमारे जो मेन कटिंग एंजाइम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, हिंड 2 की बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और ये हमें पता है कि एंडोन्यूक्लियस बच्चों एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान सकते हैं। कोई ऐसा होता है जो 4 बेस पेयर की सीक्वेंस को पहचानता है, कोई 6 की पहचानता है, कोई 8 सीक्वेंस, 7 बेस पेयर, 8 बेस पेयर, सब एंडोन्यूक्लियस की ना अलग अलग कहानी है। तो ये वाला जो एंडोन्यूक्लियस है, ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को पहचान लेता है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टुडे वी हैव आइसोलेटेड मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। आज की डेट में 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम आइसोलेट कर चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये डेटा एज इट इज याद रखना है। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कितने बैक्टीरिया से? 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट थिंग है हाँ जी, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। जैसे कि बच्चों यहां पे मैंने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम लिखा हुआ है, लाइक इको R1। ये आप देख सकते हैं, दिस इज इको R1। I think अब इस इको R1, ये नाम हमने कैसे रखा? वाई वी आर कॉल्डिंग इको R1? ये कौन सा कोड है भाई? तो देखिए बच्चों, नाम ऐसे रखा जाता है, बैक्टीरिया का नाम आपको ना पहले ही पता होना चाहिए, तभी आप रख सकते हो, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको बताया, मान लो एस्केरिशिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है, एस्केरिशिया कोलाई RY13, एस्केरिशिया कोलाई RY13। अब आप नेमिंग कैसे करेंगे? और मैंने आपको इसके बारे में एक तो मैंने ये चीज बता दी यहां पे, और मैंने इसका आइसोलेशन के बारे में बताया कि इसका जो आइसोलेशन है ना, वो सबसे पहले हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले इसका आइसोलेशन हुआ है, फर्स्टली आइसोलेटेड। तो ये दो बातें मैंने बता दी, मैंने आपको इसका नाम बता दिया, एस्केरिशिया कोलाई RY13, और फर्स्टली आइसोलेटेड। अब आपको है ना इसका नोमेनक्लेचर करना है। कैसे करोगे बच्चों? जब भी कोई बायोलॉजिकल नेम लिखा होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है जीनस नेम। वो क्या होता है बच्चों? जीनस नेम। और उसके पीछे जो लिखा होता है वो होता है स्पीसीज नेम, जिसकी स्पेशलिटी होती है, जिसका यूनिक यू कैन से पहचान होती है। जैसे बच्चों हमारे केस में, राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में क्या होता है, जैसे कि मेरा नाम पंकज है, ठीक है ना, वो मेरी यूनिक आइडेंटिटी है। और मान लो मेरा पूरा नाम है पंकज वर्मा, तो ये वर्मा जो है ये मेरी फैमिली आइडेंटिटी है। सिमिलरली एक वर्ड इनमें ऐसा होता है जो इनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है और एक इनकी फैमिली आइडेंटिटी टाइप है, ठीक है ना, ऐसे सिस्टम है। सो ये कोलाई, ये इसका स्पीसीज नेम है पीछे वाला, और ये इसका जीनस नेम है एस्केरिशिया। बच्चों जीनस जो होता है, जीनस का हम फर्स्ट लेटर लेते हैं, जैसे कि यहां पे ई, तो जीनस का फर्स्ट लेटर हमने ले लिया ई। स्पीसीज के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए जाते हैं। तो स्पीसीज है कोलाई, कोलाई के फर्स्ट 2 लेटर लिए, मतलब कि हमने लिया बच्चों को, तो हमारा बन गया ई को। अगेन जीनस का फर्स्ट लेटर लिया, स्पीसीज के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए और हमने बना दिया इको। उसके बाद देखिए यहां से हम क्या लेंगे, नेक्स्ट हम लेते हैं नेम ऑफ
स्ट्रेन, ठीक है ना। हम देखो एक ही बैक्टीरिया में कई तरह के स्ट्रेन होते हैं बच्चों, कई तरह की वेरिएशन होती है, ठीक है। हल्के हल्के जेनेटिक वेरिएशन से अलग अलग तरह के स्ट्रेन बनते हैं, हम उन स्ट्रेन को नाम देते हैं। जैसे कि यहां पे हमने स्ट्रेन का नाम दिया हुआ है RY13। तो ये जो भी स्ट्रेन का नाम है इसमें से आप शुरू वाला ले लीजिए, जैसे कि RY है तो यहां पे R आपको ले लेना है, तो यहां पे हमने स्ट्रेन का R ले लिया, ठीक है ना। बाकी छोड़ दो, बाकी आपको नहीं लिखना यहां पे। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। सबसे लास्ट में हम लिखते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, सबसे लास्ट में। तो मैंने बताया था कि ये कब आइसोलेट हुआ था, ये सबसे पहले फर्स्टली आइसोलेटेड, तो आप यहां पे लिखोगे फर्स्ट, ये देखिए। और बच्चों जो भी आपको ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन आप लिखते हो उसको आप है ना रोमन में लिखोगे, रोमन नंबर में, लाइक 1 2 या फिर 3, जब भी उसकी आइसोलेशन हुई है। तो क्योंकि ये सबसे पहले आइसोलेट हुआ तो मैंने ये 1 लिख दिया यहां पे, सो इको R1। इस तरीके से एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लेटर किसका आएगा, एक नया पेज लेते हैं, इसको हटाओ। मान लो आपको एग्जाम्पल दिया गया है SK रेशिया कोलाई RY13 और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है बच्चों उसका फर्स्ट, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल है, जीनस का ये जीनस नेम है, ये स्पीसीज नेम है। जीनस का फर्स्ट लेटर आप ले लीजिए E, स्पीसीज के फर्स्ट 2 लेटर ले लीजिए को, उसके बाद में ये जो है स्ट्रेन, स्ट्रेन का शुरू वाला ले लीजिए R, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी 1 2 3 जो भी आपको मिले वो आपको यहां पे लिख देना है, इको R1। तो ये बन गया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम, इको R1 विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम एस्केरिशिया कोलाई। क्या नोमेनक्लेचर का ये फंडा समझ आया? यस सर। एग्जाम में क्या याद रखना है, अब ये सुनो, एग्जाम में बच्चों ये सीक्वेंस याद रखनी है कि ये फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है, क्या सिखाया मैंने आपको, ये 4 बातें याद रखोगे एग्जाम के लिए। जब भी नेमिंग करते हैं सबसे पहले आता है बच्चों फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, और कैपिटल में लिखेंगे इसे। उसके बाद फर्स्ट 2 लेटर ऑफ स्पीसीज स्मॉल में लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेम ऑफ स्ट्रेन, और सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, और जो कि हम रोमन नंबर में लिखते हैं। कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। एक बार रिपीट कर दे। मैंने बोला कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये सीक्वेंस एज इट इज याद रखनी है। जब जैसे कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस लिखना होता है। आपको जीनस का नाम दिया हुआ मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी लिखा था, आपको ये एस्केरिशिया कोलाई RY13 और 1 ये लिखा मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको इसका ये लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने हाइड कर दिया, देखो ये लिखा हुआ नहीं है। अब ऑप्शन में आपको मिलेगा भाई इसका बनाओ, ठीक है ना। इसका नोमेनक्लेचर करो, कैसे करोगे? अब नोमेनक्लेचर में कुछ भी हो सकता है, मान लो ऐसे कर दिया। फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन में ही बना लेते हैं हम इसका, हालांकि आंसर आपको पता है बट मैं आपको और समझाने के लिए इसको फिर से कर रहा हूं कि आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, ये आपको पता है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका नोमेनक्लेचर करना है। ऑप्शन ए है लाइक इको R1, बी ऑप्शन है इको R1, सी ऑप्शन है ECOLI इकोलाई R1, डी ऑप्शन है मान लो नन ऑफ द अबव। इस तरीके से अब देखो कौन सा करेक्ट होगा भाई इनमें से। हमने बोला था फॉर्मूला क्या है, जो जीनस नेम होता है ना, जीनस का फर्स्ट लेटर लेना है बस आपको। जीनस का फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, जीनस का फर्स्ट लेटर है
ई और कैपिटल में लिखना है। फिर स्पीसीज के फर्स्ट 2 लेटर लेने हैं। फर्स्ट 2 लेटर क्या है? को, और स्मॉल लेटर में लेने हैं, सो ई को। उसके बाद ये स्ट्रेन, नेम ऑफ स्ट्रेन, उसका शुरू वाला लेना है, यानी कि यहां पे कैपिटल में आर लिखा हुआ है, वो ले लीजिए, कैपिटल आर। और उसके बाद क्या करना है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, जो कि रोमन में लिखना है 1, ई को R1। तो यहां पे देखो बच्चों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ना इसको देखो, इसको तो इसको है ना स्मॉल में लिखना था, इसने कैपिटल में कर दिया, तो ये भी गलत बात है। और ये देखो 1, कौन से वाला 1 लिखा हुआ है? मैंने क्या बताया? रोमन में लिखना है, ठीक है ना? तो रोमन में जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो ये देख सकते हो, मैंने जो आपको सिखाया वो ये वाला है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पे देखो मैंने पूरा स्पीसीज का नाम लिख दिया कोलाई, तो कोलाई पूरा नहीं लिखना था आपको, सिर्फ को लिखना था शुरू के 2। अब समझ में आ गया बच्चों? कर लोगे अब तो? यस सर। आर्या समझ में आ गया? यस ठीक है, सर। वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, अब हम एंजाइम्स को देखते हैं कि और सर आप क्वेश्चंस भी भेज देना। बायोटेक्नोलॉजी के बायोटेक के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो ना? यस ठीक सर। है, बायोटेक के क्वेश्चंस मैं डलवा दूंगा आपके ग्रुप में। देखिए बच्चे, न्यूक्लियेजेस, मैंने बताया कि न्यूक्लियेजेस वो कैटेगरी है एंजाइम्स की जो न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक डाउन करती है, जो डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए आरएनए को तोड़ती है, इसको ब्रेक डाउन करती है। अब न्यूक्लियेजेस में भी 2 तरह के न्यूक्लियेजेस होते हैं बच्चों। एक जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिए, एंडोन्यूक्लियेजेस, जिसे आप अभी तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते आ रहे थे, और दूसरे हैं बच्चों एक्सो न्यूक्लियेजेस। नाम के अंदर क्या डिफरेंस है? यहां पे एक्सो लिखा हुआ है, इस तरफ एंडो लिखा हुआ है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है? एक्सोन्यूक्लियेजेस बच्चों वो होते हैं जो कि डीएनए के टर्मिनल पे कट लगाते हैं। लाइक मान लो बच्चों ये डीएनए है, सो एक्सोन्यूक्लियस कैसे काम करेगा इसके ऊपर? एक्सोन्यूक्लियस है ना, इसके टर्मिनल पे कट लगाएगा, जैसे कि यहां पे कट लगा दिया, ये यहां पे, ठीक है, इस टाइप से। सो टर्मिनल पे कट लगा रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस जो होंगे वो कैसे कट लगाएंगे? मान लो ये डीएनए है और वो इसके अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन को फाइंड आउट करके कट लगाएंगे। कट जरूरी नहीं बच्चों ये वाला कट लगाएंगे, कई ऐसे भी होते हैं जो ऐसे भी कट लगा देते हैं। एंडोन्यूक्लियस में भी कुछ ऐसे एंडोन्यूक्लियस हैं जो बीच में से तो कट लगा रहे हैं, बट कट लगाने का तरीका दूसरा हो सकता है, लाइक दिस, ऐसे कट लगा रहे हैं। ये जो कट लगाते हैं, इससे जो एंड प्रोड्यूस होते हैं उनको स्टिकी एंड बोला जाता है। हमने किया ये कल, स्टिकी एंड्स। और ये कट जब लगेगा तो ये 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रही है, यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट रही है, ठीक है ना? इसमें तो मैंने बताया था, सबसे पहले कट लगेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे, उसके बाद ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे कट लगा है तो सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटी है, और जो अब जो एंड प्रोड्यूस होंगे उनको बोलेंगे ब्लंट एंड्स, ठीक है ना बच्चों? तो ब्लंट एंड्स हमारे काम की नहीं है, किसी भी जीन को अटैच करना बड़ा मुश्किल होता है ब्लंट एंड के साथ में, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं ऐसा एंडोन्यूक्लियेज जो क्या प्रोड्यूस करता है? जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। इज इट क्लियर? एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां तक ये बातें समझ में आ गई जो मैंने बोली अभी? सर रिपीट करना। रिपीट करता हूं बच्चों, मैंने ये बोला कि जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, पहली बात तो आपको ये सिखाई कि वो डीएनए के अंदर कट लगा रहे हैं, ठीक है? अब मैंने बोला कि वो अंदर भी है ना, 2 तरीके के एंडोन्यूक्लियेजेस हो सकते हैं। एक एंडोन्यूक्लियस तो ऐसे हो सकते हैं,
जो मान लीजिए ये डीएनए है, एक एंडोन्यूक्लियस तो ऐसा है बच्चों जो इस पे कट कैसे लगा रहा है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है ना। जब इस तरीके का कट लगेगा बच्चों तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे, इट विल प्रोड्यूस स्टिकी एंड। मतलब कि स्टिकी एंड का क्या मतलब बच्चों, देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको लाइक दिस। अब देखो ये वाला एरिया फ्री है, तो यहां पे आप कोई ऐसा ही स्टिकी एंड प्रोड्यूस करा के जीन का और उस जीन को यहां पे चिपका सकते हो। तो क्योंकि यहां पे फ्री आपको दिखाई दे रहे हैं आपके न्यूक्लियोटाइड, तो यहां पे ना जीन का अटैचमेंट इजी होता है। ये है आपका स्टिकी एंड। तो एक कैटेगरी तो ऐसा एंडोन्यूक्लियस की हो सकती है, दूसरा ऐसा हो सकता है बच्चों, मान लीजिए अगेन दिस इज योर डीएनए, और एंजाइम आया, एंडोन्यूक्लियस आया और उसने ऐसे कट लगा दिया बीचों बीच लाइक दिस। जब ऐसा कट लगेगा तो ये ऐसे दोनों स्ट्रैंड है ना लाइक दिस, ये एक स्ट्रैंड इधर हो गया और बाकी का पार्ट इधर हो गया, ठीक है ना, बीच में से कट लग गया। अब देखिए ये अब जो एंड बने हैं ना, इनको बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम ब्लंट एंड्स। These are blunt ends, these are sticky ends. We prefer sticky ends. ऐसा एंडोन्यूक्लियस जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, हम उस एंडोन्यूक्लियस को प्रेफर करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चों ये बातें मैं आपको वैसे तो पहले भी बोल चुका हूं। देखिए मैंने मॉलिक्यूलर सीजर्स की यानी कि एंडोन्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। यहां पे मैंने आपको समझाया कि ये क्या कैसे कट लगाते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कट लगाते हैं, ये कहीं पे भी कट नहीं लगाएंगे। ये एक डीएनए की लेंथ को समझेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसमें अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर कट लगा देते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, inspecting the length of DNA sequence. Then after binding with the DNA they make cut on sugar phosphate backbone. बच्चों जब मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन एक्चुअल में क्या चीज है। अगर अभी के लिए दिमाग में ना भी घुसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जल्दी वो चैप्टर शुरू करेंगे, वहां पे ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है each restriction endonuclease recognize a specific palindromic sequence, very IMP। ये किस पे कट लगा रहे हैं बच्चों, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट लगाते हैं। क्या होती है बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो है जो आप किसी भी ओरिएंटेशन से जब उसको रीड करोगे वो सेम होगी। जैसे कि मैंने आपको एक सीक्वेंस सिखाई थी GAATC, यहां पे है 5 प्राइम एंड, ये है बच्चों 3 प्राइम एंड आपके डीएनए का, और दूसरे एंड में है आपका यहां पे 5 प्राइम होगा GAATC एंड हियर इज 3 प्राइम एंड। तो बच्चों ऐसी सीक्वेंस चाहे आप ऐसे पढ़ लो इसको, चाहे आप इस ऐसे पढ़ लो, दोनों डायरेक्शन से पढ़ने पे वो सेम आ रही है। सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। आपके एनसीईआरटी में बच्चों मलयालम एक वर्ड लिखा मिलेगा, तो मलयालम को आप आगे से पढ़ लो चाहे पीछे से, एक जैसा आ रहा है वो, ठीक है ना, वो भी एक एग्जांपल यहां पे कंसीडर कर सकते हो। समझ आ गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने वही दिखाई हुई है, ये ऑलरेडी आपको बताई दी मैंने, डन।
ओके, नेक्स्ट है, इसका मैं ना एक्चुअली आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कल ये प्रोसेस मैं आपको डायग्राम के साथ में डिटेल में सिखाऊंगा बोर्ड पे, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ध्यान से सुना मेरी एक एक बात को। हमारा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो जेल वर्ड यूज किया है, यानी कि हम एक जेल यूज करने वाले हैं। हम क्या यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज अ जेल। और बच्चों वो जेल बनती है अगारोज पाउडर से। किससे बनती है, अगारोज पाउडर से। अब भाई ये अगारोज पाउडर कहां से मिला, बच्चों ये अगारोज पाउडर हमें मिलता है सीवीड। सीवीड, सी के ऊपर आपको एक वीड दिखाई देता है, एक अननेसेसरी वीड है, दैट इज यू कैन से एल्गी। कौन सी एल्गी है बच्चों, रेड एल्गी। इस रेड एल्गी से हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज अगारोज। और बच्चों इस अगारोज को पानी में डालेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे और फिर इस गर्मा गर्म सॉल्यूशन को हम डाल देंगे एक असेंबली के अंदर। एक इस तरीके का बच्चा एक डब्बा सा होता है, जैसे आपका मान लीजिए मिठाई वाला डब्बा है, ठीक है ना, उस तरह का एक डब्बा है। और हमने ये जो अगारोज पाउडर से जो सॉल्यूशन बनाया है, गर्मा गर्म सॉल्यूशन, उस गर्मा गर्म सॉल्यूशन को हम यहां पे डाल देंगे। डाल दिया। डालने के बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ये जेल फॉर्म में आ जाएगा। अभी तो क्योंकि गर्म था तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में था, डाल के 15-20 मिनट जब छोड़ देंगे ये जेल फॉर्म में आ जाएगा। हम इस जेली लाइक लेयर को हम बोलते हैं कि हमारी जेल रेडी हो चुकी है, अगारोज जेल हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हम अगारोज जेल तैयार करते हैं। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इस अगारोज जेल के अंदर हमारा एक बफर सोल्यूशन होता है, वो डाल देंगे। और फिर पर्पज क्या है इसको करने का, हमें हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को ना अलग करना है, ये हमारा पर्पज है। या जरूरी नहीं कि हमेशा डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करना हो, एक और पर्पज हो सकता है बच्चों। मान लो हम सब एक लैब में ना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आई एम योर सीनियर, यू आर माई स्टूडेंट्स देयर, ठीक है। और मैंने आपको एक टास्क दिया, ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक टास्क दिया, मैंने बोला भाई ये पकड़ो, ये एक बैक्टीरिया पकड़ो भाई, और इस बैक्टीरिया का डीएनए मुझे निकाल करके दिखाओ। मैंने आपको ये टास्क दे दिया है। क्या बोला मैंने, बोला आपको कि ये बैक्टीरिया लीजिए, ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का डीएनए निकाल करके सबमिट करना है। अब आपने अलग अलग केमिकल्स डाले, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ा, सब कुछ किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा, और आपने बैक्टीरिया का जो डीएनए था बच्चों उसको अलग कर लिया, ठीक है ना। मान लो ये आपकी ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर आपका ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहे हैं, मान लो ऐसे करके, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट। आपने बोला कि सर ये देखिए ये प्रेसिपिटेट है ना, ये हमारा डीएनए है, हमने कर दिया अलग, लीजिए संभालिए अपना डीएनए। और मैंने आपको बोला कि मैं कैसे मान लूं कि ये प्रेसिपिटेट डीएनए है, मैंने आपको बोला आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, आपने बैक्टीरिया का डीएनए निकाला, अलग अलग एक्सपेरिमेंट का यूज करके डीएनए को निकाला, और इस ट्यूब के अंदर एक ऐसे प्रेसिपिटेट बन गए, क्योंकि आपने प्रोसीजर में पढ़ा था कि प्रेसिपिटेट बन जाते हैं डीएनए आइसोलेट जब होता है, ठीक है ना। और आप मेरे पास आए, ये आपने मेरे को ये ट्यूब दिखाई, और आपने मुझे ये बोला कि सर ये देखिए जो प्रेसिपिटेट है ये हमारा डीएनए है, आपका काम खत्म। मैंने बोला रुक जाओ भाई, भाग कहां रहे हो, अरे मैं नहीं मानता कि ये प्रेसिपिटेट आपका डीएनए है, मैं नहीं मानता भाई, मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो पीपीटी आई है ये डीएनए है भी कि नहीं, क्या पता कचरा हो, है ना, क्या पता ये कचरा हो, मैं कैसे मान लूं। तो बच्चों आपको ये साबित करने के लिए, आपको ये चेकआउट करने के लिए कि ये प्रेसिपिटेट कचरा नहीं है, आपका डीएनए है, आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल यूज कर रहे हो इस एक्सपेरिमेंट में, अगारोज जेल, और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मींस आप बच्चों इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हो यहां पे, फ्रेसिस मींस सेपरेट करना,
ठीक है ना। सो आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीएनए को जेल के अंदर सेपरेट करें, क्योंकि यहाँ पे ना हम इसको है ना हम फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी एक्चुअल में यूज करते हैं, इसलिए फ्रेसिस वर्ड को यहाँ पे यूज किया गया। सो आप अपना डीएनए यहाँ पे आइसोलेट करके और दिखाओगे लास्ट में मुझे कि हाँ सर ये देखो हमारा डीएनए ही था, वो कचरा नहीं था। तो मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, और इसका जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आपको डीएनए चमकता हुआ दिखाई देगा ऑरेंज कलर का। तो आप जैसे ही ऑरेंज कलर के वो बैंड आपको दिखाई देंगे, आप तुरंत बोलोगे कि सर देखिए हमने बोला था ना कि हमारा ये डीएनए ही है, और आपने नहीं माना था। तो आप क्या कर रहे हो, पर्पस क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का? पर्पस ये है कि ये पता करना कि जो आपने डीएनए आइसोलेट किया है वो वाकई में डीएनए ही है या नहीं। क्या कंसेप्ट आपको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अभी जस्ट मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ना एक इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने कुछ भी डिटेल में नहीं सिखाया। कल मैं स्टेप टू स्टेप एक एक बात आपको फिर से रिपीट कराऊंगा, पूरा डिटेल में ये चीज अच्छे से करवाऊंगा। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि कल आपको ये बातें जल्दी समझ में आ जाए। क्लास ऑफ कर दे बच्चों? Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।